नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं कौशल गुप्ता एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोग के सामने यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर स्पेशल क्लास लेकर के। बीच में 2 दिन का आप लोग की क्लास नहीं हुई थी तो उसका प्रमुख कारण था थोड़ा स्वास्थ्य में दिक्कत। तो कोई बात नहीं, अभी कौन सा पेपर है, भी पेपर होता तो वो स्वास्थ्य भी आड़े नहीं आता, लेकिन अभी पेपर नहीं है तो थोड़ा सा मैंने कहा कि समझ ही रहे होंगे क्या बता जाए। तो चलिए कोई बात नहीं, आज से क्लास है, क्लास चलती रहेगी, रोज चलेगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो करंट अफेयर्स स्पेशल क्लास मैंने चलाई थी, करंट अफेयर्स स्पेशल क्लास जो हर संडे को चलती है, इस बार की क्लास को बच्चों ने देखा ही नहीं। अब पता नहीं क्या बात है, मेरा दिन खराब चल रहा है कि ना बच्चों ने क्लास देखा, ऊपर से मेरी तबीयत भी खराब हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स स्पेशल क्लास जो संडे को चलाई जाती है ना दोस्तों, जरूर से जरूर देखा करें, क्योंकि वो क्लास जो आप देखते हैं ना, वो करंट अफेयर्स जो आप पूरे इतने दिनों का पढ़ते हैं, जो इतना मोटा मोटा, कुछ लोग तो 10-10 मैगजीन पढ़ते हैं, हर महीने का मैगजीन पढ़ते हो, ये सब जो आप कर रहे हो, मैं कहता हूँ 1 घंटा पढ़ो, ज्यादा ना पढ़ो, ठीक है, कर रहे हो करो, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन जो मैं क्लास लेकर के आता हूँ, क्या आपके वो क्वेश्चंस हैं या नहीं? क्योंकि मेरे क्वेश्चन जो होते हैं वो पिछले 4-5 साल से जिस पैटर्न पर आयोग पूछ रहा है विभिन्न राज्यों के, एमपी ले लो, उत्तराखंड ले लो, आपका जो है क्या नाम है उत्तर प्रदेश का ले लो, बिहार का ले लो, इन सारे पैटर्न को देख करके वो क्लास में लेकर के आता हूँ। समझ गए? तो जरूर से जरूर देखा करो। और बाकी जो है, जो आप लोगों की ये क्लास चल रही है यूपी पीसीएस आरओ जिसके डेट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अनिश्चितता का माहौल है। अभी चलिए बीच में क्लास में मैं डिस्कस भी कर लूँगा, ठीक है, देखता हूँ क्या बात है। और बाकी चलिए क्लास को शुरू करते हो। देखो, प्री के साथ साथ ये क्लास में तुम एक चीज़ समझना, यहाँ की जो पॉइंट्स तुम्हें बताए जाएंगे, ये पॉइंट्स मैं इस बेसिस से बताता हूँ कि तुम केवल प्री ही नहीं दोगे। प्री तो आज की डेट में सबसे टफ चीज़ है, लेकिन प्री के साथ साथ तुम्हें मेंस भी देना है। एक चीज़ समझो, तो जब अगर मेंस देना है तो यहाँ पर जो चीज़ें बताई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, यहाँ के पॉइंट्स तुम्हें मेंस में लिखने में बहुत ज़्यादा कामगर होंगे, ठीक है। और मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैं करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर चीज़ों को इतना डिटेल में बता दो कि जब तुम मेंस लिखने जाओगे तो मेंस लिखने में देखो एक चीज़ समझो, मेंस जब तुम लिखते हो तो उसमें तुम्हारे नंबर अच्छे कब आते हैं? जब तुम उस क्वेश्चन के बेसिक पॉइंट को टच करते हो और साथ ही साथ उससे रिलेट में कुछ एक अच्छा एग्जाम्पल ऐड ऑन करते हो, जो तुम करंट अफेयर से बहुत अच्छे से कर सकते हो। और इन सब चीज़ों को जब तुम उसमें ऐड ऑन करते हो, पिक्टोरियल तरीके से अगर तुम अपने प्रश्नों का जवाब देते हो, तो ये सब तरीके से तुम्हें मेंस में अच्छे नंबर मिल जाते हैं कंपेयर टू अदर्स। ये बेसिक क्या नाम है फंडा है, ठीक है, ये चीज़ तुम समझ जाओ। तो यहाँ पर जो तुम सीख रहे हो ना, यही मेंस आंसर राइटिंग में बहुत काम में आएंगे, ठीक है। तो चलिए अब समय ना गवाते क्लास शुरू करते हैं, बाकी देखते हैं क्या कैसे क्यों होगा। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आप सभी लोग के सामने, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पहला प्रश्न है, बताइए, कह रहा है कि भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांकीय संक्रमण से प्रत्यक्ष संबंधित रहा है। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध पाया जाता है। चलिए यहाँ पर कथन दे दिया है, यहाँ पे कारण दे दिया है। अब आपको देखिए, मैं अपने हर क्लास में डेली जो भी क्लास लाता हूँ उसमें 2-3 प्रश्न ऐसे जरूर डालने की कोशिश करता हूँ, या ना भी मिले लेकिन आपको ये चीज़ पता लग जाता है कि इतनी चीज़ मैं बता देता हूँ कि ऐसे प्रश्न अगर आ जाए तो आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर ले जाओ, ठीक है। क्योंकि ऐसे प्रश्नों से बच्चों में थोड़ा सा एक भय का माहौल है अभी, मैं देखता हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। और आरओ वाले भैया ये सब लेवल का पढ़ाई करो, वरना इस बार 2023 के पेपर ने बता दिया है कि तुम लोग कितने पीछे हो जाओगे। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या ए जवाब दिया कि ए एवं आर दोनों सही और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न था। क्यों? देखो, कह रहा भारत में वन्य क्षेत्र का जो ह्रास है वो भारत के जननांकीय संक्रमण से प्रत्यक्ष संबंधित रहा। बिल्कुल। आप बताइए, जहां पर धीरे धीरे आबादी बढ़ने लगती है वहां पर क्या होता है, हम जो क्या करते हैं, पहले बात तो वनों को विनाश करने लगते हैं, तो यानी कि उनका ह्रास ही तो कर रहे हैं। और कब होता है? जब जनसंख्या बढ़ रही है। आज के 10 साल 15 साल पहले मैं जिस एरिया से गया था, मैं गोंडा जिला की बात कर रहा हूँ, गोंडा जिले से फैजाबाद आते हुए मैं जहाँ देखता था कि वहां पर एक जंगल था, मतलब एक पेड़ पौधे थे, आज देखता हूँ वहां पर घर बन गए। तो हमने क्या किया, पेड़ों का ह्रास ही तो किया है। उसका क्या, वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध पाया जाता है। इसमें यही कथन, यही कारण ही है जो कथन को क्या कर रहा है, बता रहा है कि भैया जब जनसंख्या बढ़ेगी तो वन क्षेत्र कम होगा
इससे क्या होगा, यही आकर के आपके कथन में इसी बात को फलीभूत हो रहा है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा में, ठीक है समझिएगा, कुल समितियों में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और समितियां तो आपको पता है 14 थी मेन, और उसके बाद छोटी छोटी समितियां थी, काफी चीजें। चलिए बताइए, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखिए आप समझिएगा। दरअसल जो संविधान सभा की समिति हुआ था, इसका जो रिपोर्ट पेश किया गया था 21 फरवरी 1948, ये समझिएगा 21 फरवरी 1948 को जो है रिपोर्ट पेश की गई थी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष आपके कौन थे भैया? डॉक्टर अंबेडकर जी थे। कौन थे भैया? डॉक्टर अंबेडकर जी थे। देखो इसके सदस्य कौन कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर जी थे, ठीक है, उसके बाद कौन थे? उसके बाद आपके एन जी आयंगर थे। ठीक है, एन जी आयंगर, एन जी आयंगर, नाम देखते चला, ये बहुत बार पूछ भी लिया गया है कि कौन कौन इसके सदस्य थे, नहीं है ऐसे पूछ लेता। ठीक है, एन जी आयंगर, उसके बाद क्या? अल्लादी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, क्या नाम है? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, देखो इसमें जो है पूरे पूरे भारत का रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया और सब जगह का जो है यहाँ पर था। ठीक है, फिर कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, क्या नाम था भैया? कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है, मैं कन्हैया लाल मुंशी लिख दे रहा हूँ, जिससे आप लोग को मणिकलाल नहीं लिख रहा हूँ, उतना जान लेना। ठीक है, उसके बाद आपके एन माधव राव जी भैया, एन माधव राव भी थे इसमें, एन माधव राव भी थे। 1 2 3 4 5, अब कितने? 2 बच रहे, मैंने बताया 2 बच रहे। ठीक है, और एक कौन थे भैया? सादुल्लाह और खेतान, दो नाम आपके कौन थे? सादुल्लाह जी और खेतान जी। अब देखो इनके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में जान लो। ठीक है, अगर पूछ ले तो, क्योंकि देखो आपका जो आयोग है ना खेल लेता है, तो खेलता है तो आपको उससे अच्छा खिलाड़ी आपको बनना पड़ेगा। ठीक है, मैंने बार बार कहा। देखो क्या बात है, मुंशी जो थे, जो भैया मुंशी जी थे, जो मैंने अभी आपको कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, ये क्या थे? इनके पास एक काम और था। दरअसल जो सभा में ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी बनाई गई थी, इनके अंतर्गत जो ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी बनाई गई थी, ये जो है उसके अध्यक्ष थे। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, जो कमेटी बनी थी, ये जान लेना, बहुत कम लोग को पता होगा जो मैं बता रहा हूं, बहुत कम लोग पता होगा, मैं लिख के दे सकता हूं। उसका देखो माधव राव जो थे जी भैया, जो एन माधव राव जो मैंने ऊपर लिखा है, ये जो नए संविधान का जो मसौदा तैयार हो रहा था, उसका काम इन्हीं को दिया गया था। यानी कि जिसका पूरा जो मसौदा बन रहा था, इसकी पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के पास थी। ठीक है, एन माधव राव जी के पास थी। ठीक है, और यही नहीं, अभी सुनो, जो आयंगर जी थे जी भैया, एन जी आयंगर, ये जो है आजादी के पहले कश्मीर के प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, जो कश्मीर के प्रधानमंत्री भी ये रह चुके थे। तो समझ के चलो, यहाँ से इस कमेटी में से इतने लोग इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और देखो जो आपके ये एन माधव राव जी थे, ये BL मित्र जी की जगह पर आए थे, जिनका कुछ कारणवश शायद बीमार हो गए थे, या कुछ तबीयत खराब हो गई थी, या मृत्यु हो गई थी, ऐसा भी हुआ था। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। क्लियर? चलो, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने पर लोलक वाली घड़ियां, चलो बताओ लोलक वाली घड़ियां क्या होंगी? सुस्त चलने लगेंगी, तेज चलने लगेंगी, बंद हो जाती हैं, या पूर्ववत बनी रहती है? इससे संबंधित एक प्रश्न मैंने इसी के पहले प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ था, और वहां पर मैंने चीजों को जिस बेसिस पे बताया हुआ था, अगर आप उसके पूरे एक्सप्लेनेशन को समझे रहे होंगे, तो आप ये प्रश्न को बिना कोई देरी किए तुरंत सही जवाब दे चुके होंगे। क्योंकि मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, T इज इक्वल टू 2 पाई √L/G, ये मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ था। और मैंने ये भी कहा था कि L के और लंबाई के बीच में और आवर्तकाल के बीच में प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, यानी कि समानुपातिक होता है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, अगर इसकी लंबाई बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या होगा? यानी कि आवर्तकाल भी बढ़ेगा। आवर्तकाल बढ़ेगा यानी कि क्या होगा? घड़ी जो है सुस्त चलने लगेगी। क्या चलने लगेगी भैया? सुस्त। घड़ी सुस्त चलने का मतलब क्या होता है कि जो आ, जैसे 3 बज गया है, लेकिन वो 3 अभी अभी 3 बज गया, जैसे सुबह के 10 बजे तुम क्लास देख रहे हो, लेकिन तुम्हारी घड़ी में 10 नहीं बजा होगा, 9:55 ही हो सकता है, 9:58 ही हो सकता है, क्योंकि आवर्तकाल बढ़ जा रहा है ना उसका, तो घड़ी सुस्त चलने लगेगी। समझ के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
ये समझ गए ना ये सारी चीजें, ये पहले भी मैंने बताई हुई है, ध्यान से बार बार कह रहा हूँ यार, 1000-1100 प्रश्न की तरफ पढ़ रहा हूँ, ऐसे प्रश्न जो 2-2 3-3 बार रिपीट होंगे, और बेसिक से लेकर के डिटेल में बता देता हूँ कि तुम अगर कहीं नहीं पढ़ रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, केवल यही कर रहे हो, तो यही है, यही तुम पढ़ लो, इसी का नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, और इसी को बस खाली क्या रिवीजन कर लो। मेरी बात मानो दोस्तों, तुम लोग पता है, तुम लोग कुछ नहीं करके भी बहुत कुछ कर जाओगे, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सही से पढ़ लो ना, और खुद थोड़ी मोड़ी मेहनत कर लो इसके साथ, बहुत अच्छा तुम लोग कर जाओगे, यकीन मानो या ना मानो। भारत में जननांगी इतिहास में महाविभाजन का वर्ष क्या है, बताओ, इससे आसान सा प्रश्न क्या होगा। ये शायद मैं तीसरी या चौथी बार ये प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ इसी सीरीज में, और ये प्रश्न ऐसा इतना पूछा जा चुका है, इतना पूछा जा चुका है, इसका जवाब नहीं है। तो देखो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, 1921। दरअसल इसमें क्या हुआ था, इस 1921 में जो है ऋणात्मक वृद्धि दर पाई गई थी, -0.31। जी भैया, -0.31 जो है ये वृद्धि दर थी, और ये बता रहे हैं कि उस साल की में 1921 में 77 लाख की जो है कमी आई थी। जी भैया, पॉपुलेशन में पिछली जनगणना की तुलना में इस जनगणना में 77 लाख की कमी आई थी, जो कि बहुत बड़ा जो है एक भारत जैसे देश के लिए जो क्या कहते हैं, जनसंख्या में बहुत आगे जा रहा था, वहां पर कमी आने से बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह बना था। खैर उसका रीजन अलग था, अकाल आ गया था, उस समय अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों ने बहुत गलत तरीके से चीज़ें की थी। लेकिन जितना जब से इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं उस हिसाब से 1921 जो है ये महाविभाजन वर्ष माना जाता है, क्योंकि हमारी जो है ऋणात्मक वृद्धि दर उस समय आई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश का जनघनत्व न्यूनतम है? चलो बताओ यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, जवाब दीजिए। यहाँ पर देखिए आपको सारी चीजों का यहाँ पर पता होना चाहिए, बहुत ही। देखो अब अगर पूछा जाए चंडीगढ़ का कितना है, मैं अगर पूछूं कि माय डियर चंडीगढ़ का कितना है, तो चंडीगढ़ का है 9252 प्रति किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर एक स्क्वायर में 9252 लोग रहते हैं। उसका अगर मैं पूछूं, चलो बताओ इसका क्या नाम है, अंडमान एवं निकोबार, तो आपको पता है अंडमान निकोबार बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर रहने लायक कुछ ही है, तो यहाँ पर कितना है, 46 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। कितना है, 46 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद लक्षद्वीप का कितना है दोस्तों, तो लक्षद्वीप का ठीक ठाक है, कितना, 2149 है, क्योंकि यहाँ पर पता है ये एरिया कम है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग ज़्यादा है, ठीक है, 2149। अब बताओ दमन एवं दीव का, तो दमन एवं दीव में भी अच्छे खासे जनसंख्या है, 2655 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर देखा जाए ओवरऑल सबसे ज़्यादा तो दिल्ली का है, ओवरऑल सबसे ज़्यादा तो दिल्ली का है, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही हो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहाँ पर जनसंख्या कितनी ज़्यादा है, तो इसके हिसाब से यहाँ सही जवाब क्या हो गया, बी हो गया, अंडमान निकोबार का। लेकिन अगर पूछा जाए सभी में सबसे ज़्यादा कम कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में, सबसे कम कहाँ पर, अंडमान निकोबार में, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया जहाँ से आपके प्रश्न बन सकता है। देखो चारों का मैंने बता दिया है, अब तुम लोग अगर ध्यान से पढ़ रहे हो ना, अगर तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, केवल यही क्लास कर रहे हो, यही क्लास कर रहे हो, आराम से बहुत आगे चले जाओगे, ये जाने चलो। आज 1100 प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर देंगे, कितना, 1100 प्रश्न आज कंप्लीट हो जाएगा। बताओ 1100 प्रश्न जो पढ़ता चला जाएगा वो कहाँ पहुंच जाएगा। 2001 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर थी, चलो बताओ, अब इसे कौन नहीं बता पाएगा। मैंने जो है, अब देखो ये सब प्रश्न जो प्रैक्टिस सेट को करता रहेगा, प्रैक्टिस सेट करने से पता है फायदा क्या होता है, एक तो प्रश्न मिलते हैं, प्रश्न रिपीट होते हैं, कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड प्रश्न आ जाते हैं जो आयोग जिनसे खेलता है। और देखो उन अनएक्सपेक्टेड प्रश्नों को भी मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि आयोग अगर कहीं से खेलना चाहे तो बिल्कुल ना खेल पाए। मैं बार बार कहता हूं, आयोग अगर हमसे तेज बनना चाहता है तो मैं कहता हूं कि आयोग से तेज मैं बन के दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे सिलेक्शन लेना है, तो आयोग से तेज बनना पड़ेगा, क्या करूं, मजबूरी है। तो देखो यहाँ पर समझो, अगर मैं बताऊं उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी भैया, तो अगर उस टाइम पे, तो साक्षरता दर यूपी की थी 56.3, कितनी थी भैया, 56.3% थी, ठीक है, 2001 में। बाद में बढ़ के ज़्यादा हुई, आपको पता है, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि काफ़ी बार बता चुका हूँ। अच्छा अब बताओ इनमें से किसका था, तो देखो यहाँ पर समझो, तो यहाँ पर जो है राजस्थान का था, कितना, 60.4%। 2001 की, ये सारे 2001 के डाटा है, वरना ये मत सोचना कि अभी का बता रहा हूँ। उसके बाद पंजाब का कितना था, 69.7। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, राजस्थान से अधिक पंजाब से, यानी कि ये सी और डी ऑप्शन हट गए, क्योंकि इन दोनों का जो है क्या है,
पंजाब यूपी से ज़्यादा है, ना कि यूपी का इनसे ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो ए और बी बच रहा है, तो ए और बी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, बिहार का कितना था भैया, बिहार का 47.5 था, 47.5। तो देखो बिहार से कम नहीं, बिहार से ज़्यादा, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए, उड़ीसा से कम, यानी कि उड़ीसा का 56.3 से ज़्यादा था। जी भैया 63.08 था, कितना, 63.08% था। ये 2001 की बात हो रही है, 2011 नहीं हो रही, बार बार कह रहा हूँ। अभी अगर मैं बताऊँ आज की डेट में कितना है, तो आज की डेट में इसका है 72.87, ये 2011 का बता रहा हूँ। बिहार का कितना है, बिहार भैया 47.5 से आगे बढ़ करके अब ये क्या उत्तीर्ण हो चुका है, 61.8% पे पहुंच चुका है। और राजस्थान का कितना है, जो ये उत्तीर्ण था अब बहुत अच्छा, अब ये क्या, अभी ग्रे उसमें क्या कहते हैं 75.8%, अरे क्या कहते हैं 75% प्लस लाने वाले को, भूल रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। और बाकी आज की डेट में पंजाब भी जो है 75 पॉइंट समथिंग पर जो है पहुंच गया है। ठीक है, तो राजस्थान और पंजाब में अक्सर जो है ये देखने को मिलता है। क्लियर, तो इसी, अरे यार मैंने गलत बता दिया, वही मैं कहूँ कि राजस्थान जैसे बराबर हो रहे हैं, इसका 66 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, इसका 75.8 है पंजाब का, ये 66 पॉइंट समथिंग है राजस्थान का, इसलिए सॉरी फॉर दिस। और बाकी आपको यूपी का तो पता ही है, 56.3 2001 था, 2011 में बढ़ के हो गया। आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। भारत का जन घनत्व तो बताओ कैसा, स्थिर है, बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, बताओ। इससे आसान सा प्रश्न कुछ होगा, बताओ। देखो 2001 में कितना था, 2001 में कितना था, 2001 में जनघनत्व था 325। 2011 का बताओ, दिमाग पे जोर डालो कितना था, 2001 का जोर डालो दिमाग पे कितना है। देखो जवाब तो आप लोग जान गए, लेकिन जनघनत्व तो पता होना चाहिए। तो क्या लगातार बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि 2011 में 382 पहुंच गया है। ठीक है, ओवरऑल जो भारत का जनघनत्व है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य में महिला लिंगानुपात सर्वाधिक है, किस राज्य में, कह रहा भैया महिला लिंगानुपात सर्वाधिक है, जवाब दीजिए। केरल, बिहार, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है यार, तुम लोग देखते इसका जवाब, देखो जवाब तो तुम लोग को मिल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं डिटेल में बताऊंगा। ओवरऑल इंडिया का लिंगानुपात कितना था, इंडिया का लिंगानुपात तो 940 था, ये पता है कि नहीं आप लोगों को, 2011 में, पता है, नहीं पता तो जान लो। देखो सबसे ज्यादा तो इसमें केरल का था, केरल कितना था भैया, 1084, मतलब यहाँ पर 1000 पुरुष में 1084 थी। ठीक है, उसके बाद कितने थे भैया, छत्तीसगढ़ का 991 था। ठीक है, यहाँ छत्तीसगढ़ ऑप्शन में दिया ही नहीं है, मेरे ख्याल से शायद कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। उसका तमिलनाडु है, तमिलनाडु का 996 था, 996। और उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का आपका कितना था भैया, 993। ठीक है, 993। ओके, तो ये आप देखो सबसे ज्यादा तो यही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और भारत का ओवरऑल 940 है। अगले प्रश्न की बढ़ता है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है अधिकतम है। ये जान के चलो कि आज यहाँ पर आपको जो जो तरीके से मैं आपको जनसंख्या स्पेशल चीजें करा दे रहा हूँ, देखिए प्रैक्टिस सेट करने भी होता है कि कभी कभी कुछ चीजों से संबंधित प्रश्न बहुत ज्यादा आ जाते हैं किसी प्रैक्टिस सेट में। तो फायदा क्या होता है कि आपको, इसीलिए मैं डिटेल में इतना बता देता हूँ कि आप ना पढ़ो, कहीं मत पढ़ो, ये पढ़ लो हो गया, बार बार कहते हो ये पढ़ लो हो गया, ऐसा मान के चलो। और सबसे बड़ी दिक्कत है यार इस समय की, जो आयोग द्वारा डेट नहीं बताया जा रहा है, इससे अब टीचर लेकर के सब कोई हताश हो चुका है। हताश इसलिए कहूंगा कि देखिए एक चीज पता है कि मेहनत करती रहनी चाहिए, डेट आने पे ही पढ़ाई करनी चाहिए, ये गलत तरीका है। देखो कुछ लोग सोचते हैं कि डेट आ जाए तब मैं पढ़ाई शुरू करूं, तो भैया उनको बता दो ये तरीका गलत है। आपको डेली पढ़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि डेट आने के बाद तो आपको एक अलग एनर्जी और एक अलग एम, मतलब सब कुछ एक थोड़ा सा तरीका अलग होता है, लेकिन पढ़ाई आपको डेली करनी, ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है अगर आपको पीसीएस और आरओ जैसी चीजों को लेकर के चल रहा है। ठीक है, तो इसी को समझो। तो बाकी डेट नहीं दे रहा, इसे सभी परेशान है, क्या किया जा सके, आयोग से बढ़कर कौन है यार, बार बार कहता हूं। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, तो जितने लोगों ने किसका जनसंख्या घनत्व तो अधिकतम है भैया, तो जितने लोगों ने बिहार, कितना है भैया, 1106 है, 1106 यहां का घनत्व है। सोचो 1106 यहां का घनत्व है।
यूपी का कितना है? यूपी का 828 है, क्योंकि मैदानी इलाका है और आपको पता है बिहार भी पता है अच्छी खासी यार नदी है, इसलिए है। अभी छत्तीसगढ़ का कम मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है ज़्यादातर पठारी और जो है आप जानते ही हैं कि आपके मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, और छत्तीसगढ़ पठार जो एक अलग सा दिक्कत होता है। बघेलखंड का एरिया आप देख लोगे तो उसमें है ही, प्लस तेलंगाना का भी आकर के उसी में कुछ हिस्सा मिलता है। और केरला का कितना भैया? 860। कितना? 860। ठीक है। अच्छा, मैंने कहीं यहाँ पर जनगणना महिला लिंगानुपात बताया था, और भारत का जन घनत्व तो जो है मैंने कितना बताया था आप सभी को? 382 मैंने बताया था। क्यों? चलो देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में स्थित उद्यान है, पता नहीं उस प्रश्न में मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैंने गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे दिया, पता नहीं क्यों, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो जनसंख्या घन, अच्छा जनसंख्या घनत्व और जन घनत्व, ठीक है, बात तो एक ही है। ठीक है, लेट मी चेक। चलो आप लोग इसका जवाब दो। छत्तीसगढ़ में स्थित उद्यान है, बताइए छत्तीसगढ़ में स्थित उद्यान क्या है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है, बी भैया, बी। क्या? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अब बता इनका नाम पता है कि नहीं आप लोगों को? तो देखो भैया, जो आपका बेतला है, बेतला आपके झारखंड में है। देखो झारखंड को मैं JH लिखता हूँ, ठीक है। उसका गूगामल, गूगल में अगर पूछा जाए तो महाराष्ट्र में है। कहां पर भैया? महाराष्ट्र में। और अंशी राष्ट्रीय उद्यान भैया आपका है कर्नाटका में। कहां पर भैया? कर्नाटका में। ठीक है, तो ये सारी जो है आपको पता होना चाहिए। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ठीक है, ये नाम आप लोग जान लो, ऐसे डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया। चलो यार, किसके काल में किया गया तो बताओ। ये प्रश्न अभी मैंने पिछले पिछले में ही बताया हुआ था। ठीक है, बताओ। नहीं, सही बताया था मैंने, पॉपुलेशन डेंसिटी मैंने सही बताया, चेक कर लिया। चलो बताओ, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है। जी भैया, राजीव गांधी जी के काल में। मैंने आपको बताया था ना 1985 में इसका गठन हुआ था। 1984 में दरअसल आपको पता है कि राजीव गांधी जी, सॉरी, इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, तो उसके बाद जो है राजीव गांधी जी को क्या है, प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की? चलो यार, इतना डिटेल में इसके बारे में बताए हो इसी प्रैक्टिस क्लास में कि मैं कहूंगा तुम लोग को बिल्कुल भी बिना कोई शक के जो इसका सही जवाब देना चाहिए। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, सिकंदर लोदी। जी भैया, सिकंदर लोदी थे। ये दरअसल आपके लोदी साम्राज्य के द्वितीय शासक थे। कौन थे भैया? द्वितीय शासक थे। ठीक है, निजाम खान जो जानते हो, निजाम खान के बाद उन्होंने 1504 में आगरा में, क्या 1504 में जो है आगरा को स्थापित किया था, और आगरा को इन्होंने फिर क्या राजधानी भी बना दी थी। जी भैया, 1505 में 1505 में इन्होंने आगरा को राजधानी भी बना दी थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन थे? सिकंदर लोदी जी थे। और सन भी मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि आगरा की बात आई है तो सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये इनको पता है ना, ये पारसी कविता लिखते थे, और आगरा को इन्हीं की वजह से सिराजे हिंद भी कहा जाता है। ठीक है, आगरा को सिराजे हिंद कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आगरा शब्द आया, तो आगरा क्या, कैसे है और किस समय तक क्या है, तो सारी चीजें आपको पता है। और आगरा यमुना नदी किनारे बसा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। चलिए बताइए, इससे आसान सा प्रश्न क्या होगा जवाब। तो अभी मैंने पिछले क्लास में ही इसके बारे में, शायद पिछले क्लास में कुछ चर्चा की थी कि नहीं थी इस पे थोड़ा संशय मुझे, लेकिन हाँ, लेकिन आगरा शहर और के बारे में मैंने इसी प्रैक्टिस क्लास में आप लोगों को काफ़ी डिटेल में बताया हुआ। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए। तो देखो भैया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आप लोग को देखते ही पता लग गया होगा किसने की थी भैया। तो आपको पता है संगम साम्राज्य। कौन सा भैया? संगम साम्राज्य के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, जो हरिहर एवं बुक्का द्वारा। किसके? हरिहर एवं बुक्का द्वारा जो है की गई थी। इनको वीर हरिहर, नाम सुनो, इनका नाम क्या है? वीर हरिहर। क्या नाम है? वीर हरिहर इनका नाम है।
या फिर जो है हक्का राय, क्या नाम है, हक्का राय भी आप देखोगे, ये मैं बात कर रहा हूँ हरिहर की बात कर रहा हूँ, हक्का राय ये जो है पहले बने थे, जब इसकी स्थापना हुई थी तो पहले ये बैठे थे, इसके बाद जो है इनके भाई बुक्का राय प्रथम जो है बैठे थे, ठीक है। ये जो है 1336 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि 14वीं सदी के आसपास इसकी स्थापना की गई थी। और ये पता है ये इन दोनों को मोहम्मद पूछा जाता है कि किसने जो है इन लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, दरअसल वो जीत करके इन लोग को ले गया था, और ले जा करके इसने क्या, मोहम्मद बिन तुगलक ने इन लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन फिर आपके कौन है, विदेयर्णा जी भैया, विदेयर्णा जी के क्या नाम है, विदेयर्णा जी के संरक्षण में आने के बाद ये पुनः जो है आपके इस्लाम से परिवर्तित होकर के हिंदू बन गए थे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और देखो ये नाम आप भूलना मत, कृष्णदेव राय, अगर प्रश्न पूछा जाए कभी भी कि संगम साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुआ था, तो आपका जवाब होगा क्या, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय सबसे शक्तिशाली शासक स्थापित हुए थे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत कुछ बता दिया मैंने, अब मैंने जितनी चीजें बता दी ना, केवल एक दो युद्ध छोड़ दो अगर संगम साम्राज्य का, या फिर स्थापत्य थोड़ा सा छोड़ दो, तो जान के चलो मैंने संगम साम्राज्य आपको बहुत हद तक पढ़ा दिया। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत जो है राजपूत काल से मानी जाती है। चलिए बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए ये सारी चीजें भी हमारे समाज की एक जो है बहुत गलत चीजें थी, ठीक है, समय के साथ चीजें इनमें सुधार आया। आज के डेट में अगर कोई मुझसे कहेगा तुम समाज से क्या एक चीज है जो हटाना चाहोगे, मुझसे अगर कोई पूछेगा, मैं उससे कहूंगा बस एक चीज, मैं उससे बस कहूंगा ये चीज हटाने का मुझे छूट मिल जाए बस, सीधा फंडा क्लियर है मेरा। क्योंकि इस चीज से कोई बहुत विशेष लाभ नहीं है, हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं, लेकिन आज के समय में वर्तमान भारत में इससे नुकसान ज्यादा है, बस इतना जान लो, नुकसान ज्यादा है। चलिए बताइए, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया क्या, ए जौहर प्रथा। जी भैया देखो जौहर प्रथा क्या था, इसमें यह होता था कि जब पत्नी अगर, जैसे पति अगर मर गया है तो अपने आप को शत्रुओं के आक्रमण से बचाने के लिए जौहर कर लेती थी। जैसे कि रानी पद्मावती ने जौहर किया था, जब आप पद्मावती मूवी देखे होंगे तो उसमें जब वो आक्रमण करता है, वहां जब उन्हें मार देता है तो रानी जाकर पद्मावती जौहर कर लेते हैं, उनके साथ कई सारी जो है महिलाएं भी जौहर करती हैं। बहुत गलत तरीका था। पता है जौहर केवल आग से ही नहीं होता था, जौहर पहले जल में भी होता, आग से भी होता था और जल से भी होता, ठीक है। तो ये अगर कहे केवल आग से जौहर होता था तो नहीं, जल जौहर भी पाया गया है हमारे इतिहास में, ठीक है। आपको दरअसल सिंध में इसकी शुरुआत अगर पूछा जाए तो शुरुआत ये माना सिंध में 1301 में जो हमीद देव क्या नाम है, हमीद देव चौहान थी, इनकी पत्नी रानी संगा देवी ने जो है तालाब में कूद करके जल जौहर किया था, ठीक है। वहीं से इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी शुरुआत वैसे जल जौहर से, बाद में जो है ये आप देखेंगे कि अग्नि जौहर भी होने लगा, क्योंकि जल जौहर हर जगह उपस्थित नहीं हो पाता था, ये भी रीजन है, ठीक है। तो ये 1301 से इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है, क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बेमेल है, कौन सा युग्म बेमेल है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, कौन सा युग्म बेमेल है बताइए। मैं एक चीज बता दूं, जो लोग ये कहते हैं कि देश से आरक्षण खत्म कर दो, मैं उनसे कहूंगा सबसे पहले तुम जाति व्यवस्था खत्म कर दो, आरक्षण अगले दिन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। बस आरक्षण कहीं भी दिया जाता है, हमारे यहाँ जिसे आरक्षण कहते हैं उसे अमेरिका में, अन्य देशों में स्पेशल प्रोविजन कहा जाता है। जैसे अमेरिका में ब्लैक नागरिक के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन होते हैं, इसका जरूरत कब पड़ता है, कई सारी रिपोर्ट्स आती हैं, कई सारे जो है चीज़ों का अपनी कमेटियां बनती हैं, वो देखती हैं कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, उसके बाद चीज़ें आती हैं, उन सब चीज़ों के आने के बाद ही आरक्षण और स्पेशल प्रोविजंस देशों में दिए जाते हैं, ठीक है। ये जान लेना, जो कहते हैं आरक्षण केवल इंडिया में, भाई तुम जिसे यहाँ आरक्षण कह रहे हो उसे अन्य देशों में अलग नाम से जानते हैं, तरीका वही है, क्योंकि संविधान जब तक देशों में है तो कहीं ना कहीं वो संविधान उन्हें बताता है कि हमारे यहाँ का हर देश का हर नागरिक समान है, अगर वो कहीं से पिछड़ा है तो उसको समान करने की कोशिश की जाएगी। अब उस कोशिश के एक तरीका आरक्षण भी है, बात समझो। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम आगे चल के अधिकारी बनोगे, इस चीज को अपने दिमाग में बैठाओ।
निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है? तो चलो बहुत ही आसान सा है, देखो यहाँ पर समझो जो बेमेल है वो क्या है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है ध्यान से पढ़ना, सी होगा भैया, अब्दुल रज्जाक तुर्की। तुर्की नहीं भैया, फारसी था, ठीक है, ये फारसी था, अब्दुल रज्जाक जो है फारसी था। दरअसल ये विजयनगर साम्राज्य में आया था, ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य में आया था अब्दुल अब्दुल रज्जाक। और इसने जो है कई सारी चीजें लिखी थी, मतला उस सौदेन, ठीक है, मतला उल सौदेन, ठीक है, मतला उल सौदेन, ठीक है। और इन्होंने एक चीज और लिखी थी, मजमा उल बहरीन, मजमा उल बहरीन, ठीक है, ये इनके द्वारा लिखी गई थी, नुनीज के द्वारा, सॉरी माफ करिए, अब्दुल रज्जाक के द्वारा। और इसमें जो था, इसी से पता लगता है कि उस समय विजयनगर साम्राज्य में क्या था, ठीक है, ये सारी चीजें पता लगती हैं। ये दरअसल जब आए थे तो देवराय द्वितीय, जी भैया, देवराय द्वितीय का शासनकाल था उस समय, देवराय द्वितीय का शासनकाल था। ये भी बहुत बार पूछ लेता कि कब आए थे, किसका शासनकाल था, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इन तीनों के बारे में भी जानो, क्योंकि मेरी क्लास है तो मैं बताता हूं भैया, मेरी आदत है। तो ये देखो, ये पुर्तगाली था नुनीज, ये पता, ये भी विजयनगर साम्राज्य में आया था, ये भी भैया विजयनगर में आया था, ठीक है, जिससे प्रकाश ये आए थे, लेकिन ये काल अलग था। ये जब आए थे तो उस समय अच्युत राय जी थे, जैसे देवराय जी के समय पे आए थे, तो अच्युत राय जी के समय पे आए थे, ठीक है, अच्युत राय जी के समय पे ये आए थे। उसके बाद कौन है, इब्न बबूता। इब्न बबूता जी आपको पता है मोरक्को के थे, ठीक है, इन्होंने 40 देशों को घूमा था, जी भैया, 40 देशों का भ्रमण किया था। और इन्होंने रिहिला, जी भैया, रिहिला आप लोग सुनोगे, बहुत फेमस है, इसी रिहिला के द्वारा काफी चीजों का हमें जो है जानकारी प्राप्त होता है, ठीक है। और ये मोहम्मद बिन तुगलक जी के समय में आए थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से भैया, मोहम्मद बिन तुगलक जी के समय में ये आए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना, ये सब जानकारियां भैया। देखो यही सब पता, मेंस आंसर राइटिंग में पूछ लेता है कि भारत में जो है विभिन्न यात्रियों के समय के जो आपका क्या नाम है, उनकी जीवन जीवन वृत्तांत क्या है, कैसे है, तो ये सब सारी चीजें बता रहे, सब तुम्हें याद रहेगा, तो यही तो मेंस आंसर राइटिंग में करके आओगे, और कुछ अलग से थोड़ी ना आता है। मार्को पोलो का क्या है, इटली है, ये बात सही है, ठीक है, ये जो है मार्को पोलो का क्या, इटली है, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर, हाँ, ये 1292 में आया था, रुद्रदामन, ठीक है, काकतीय साम्राज्य के समय रुद्रदामन द्वितीय, काकतीय साम्राज्य था उस समय, रुद्रदामन देवी जब थी तो इसके समय पे मार्को पोलो आया था, ठीक है, ये पता होना। चलो हाँ, किस शासक द्वारा शाहरुख नामक चांदी का सिक्का जो है चलाया गया था? चलो बताओ, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जवाब दो क्या होगा। चांदी नामक, चांदी सिक्का जिसे शाहरुख कहते हैं, बताओ। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, दरअसल इसका जो नाम था ना, वो तिमूर शाहरुख मिर्जा, दरअसल एक नाम था शाहरुख मिर्जा, शाहरुख मिर्जा के नाम पर जो है, शाहरुख मिर्जा के रख होगा, ठीक है, शाहरुख मिर्जा के नाम पर जो है इस सिक्के का नाम क्या रखा गया था, शाहरुख रखा गया था। ये जैसा तिमूर का सबसे बड़ा बेटा था, एल्डेस्ट सन था, सबसे बड़ा बेटा था, तो उसी के नाम पर रखा था। इसे रखा था बाबर ने, जिसने 1526 से लेकर के 1530 के बीच में भारत पर शासन किया था, ठीक है, तो इसने ये चलाया था। और ये सारी चीजें जो है इसने शाहरुख रखा नाम, लेकिन किस पर रखा, शाहरुख मिर्जा, तैमूर का क्या था भैया, सबसे बड़ा बेटा था। अगला प्रश्न यहाँ सूची दिया है 1 और सूची 2, चलो मिलाओ, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बताइए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जवाब दीजिए। तो अकबर का क्या संबंध है इन चारों में से, ग्यास बेग। चलो, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है भैया, ये ठीक है, जहांगीर, गयास बेग, शाहजहां, आसद खान, औरंगजेब, सादुल्ला खान, तो कहा भैया 3 4 2 1, जितने क्या ए जवाब दिया है वो सही कहला, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? चलो बताओ, बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? सरफराज खान, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान या शुजाउद्दौला? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखो यहां पर हुआ क्या था
कि आपको पता है मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार अगर आपसे पूछा जाए तो मुर्शीद कुली खान था। ठीक है भैया, मुर्शीद कुली खान था। और इसके बारे में तो आप लोग काफी कुछ जानते होंगे, क्लास बड़ी नहीं करना चाहता, छोड़ो इसके बारे में क्या बताओ, प्रश्न में कुछ और हो तो बता भी देता। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, चलो इसके बारे में जान लो थोड़ा सा। ठीक है, मुर्शीद कुली खान, ये सब आप लोग अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि जब भी आप इतिहास पढ़ने बैठोगे तो इन सब का हर किताब में बहुत लंबा जिक्र मिलता है, ये सब का बहुत कम जिक्र मिलता है। ठीक है, तो जो बहुत जिक्र है उसका जब जानते हो क्यों परेशान करो। देखो भैया, दरअसल जो बनारस विद्रोह का नेतृत्व अगर किसी ने किया था तो उनका नाम था भैया राजा चेत सिंह। ये दरअसल बनारस के क्या थे, बनारस के राजा थे। ठीक है, ये बनारस के राजा थे। इन्होंने बनारस नेतृत्व का क्या किया था, वो किया था 1781 में। कब भैया, 1781 में ये जो है बनारस विद्रोह हुआ था। दरअसल क्या हुआ था कि बड़ी सब्सिडी का भुगतान, इसमें जो इनकी हार हुई तो इस हार के बाद क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी सब्सिडी इनको जो है भुगतान करना पड़ा था। और उसके बाद जो बनारस था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। तो इसके परिणाम क्या हुए थे वो भी पता होने चाहिए आपको कि क्या परिणाम थे, क्योंकि नेतृत्व का विद्रोह करना आसान नहीं होता। विद्रोह करने के बाद कहते हैं नहीं कि गुस्सा, कहा गया है कि गुस्सा हमेशा स्वयं को नुकसान देता है, इसीलिए कहा जाता है किसी को प्यार से कर लो तो सही है। देखो मैं यहाँ नहीं कहूँगा, यहाँ प्यार चलता ही नहीं, क्योंकि इन लोग का तो एक ही मकसद था कि तुम्हें गुलाम बनाना है। इनके पास पावर ज्यादा थी, तुम्हें गुलाम बना रहे थे। मैं उसकी बात, मैं आम जीवन की बात कर रहा हूँ, मैं आम जीवन की बात कर रहा हूँ कि जहां तक हो सके मित्रता से, प्यार से चीजों को संभाल लो, ज्यादा अच्छा होगा। चीजों को लेकर के उलझोगे, खुद का दूसरे का भी समय जाएगा। और जो आज रिश्ते में मधुरता है ना, एक बार अगर उसमें गांठ पड़ जाती है तो मधुरता फिर वो स्थापित करने में एक लंबा समय लग जाता है। तो इसीलिए हर चीज को हंस के टालना सीखो, या बैठ के बात करके चीजों को चलाना सीखो। यही जीवन का सार है भैया, यही मैं। चलो आज का आखिरी प्रश्न बताओ, इसका सही जवाब क्या होगा। कालिदास द्वारा जो है शाकुंतलम जो लिखा गया था, इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है किसने किया था पहली बार, बताओ। दरअसल 2-3 बार हो चुके, पहली बार किसने किया था बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। जैसे भैया वो देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा मैं चलो हिंट देता हूँ। उसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1875 में की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना उसने जो है कलकत्ता में 1875 में की थी। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद वो व्यक्ति बहुत भाषाओं का ज्ञानी था। वो चीनी भाषा, अरबी भाषा, फारसी भाषा, लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा, बहुत सारी चीज़ों को जानता था। ठीक है, और उसने यही नहीं, उसने शाकुंतलम, मनुस्मृति, गीत गोविंद सब का किया हुआ है। भैया आप अगर नहीं पहुंच पाए तो बहुत वीक हो। सर विलियम जोन्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सर विलियम जोन्स, इसने जो है 1789 में, जी भैया 1789 में आपके शाकुंतलम का किया था। मनुस्मृति जो थी उसका जो है संस्कृत से इंग्लिश में 1794 में किया था। ठीक है, 1794 में। इसके बीच में उसने जो है इससे पहले गीत गोविंद किया था, वो भी 1794 में किया था। ठीक है, 1794। तो 89, 94, 94 और 1875 में किया। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में की थी इसने। ठीक है, सर विलियम जोन्स ने। तो चलो भाई इसी साथ इस क्लास को ही समाप्त करते हैं। आज का 1100 प्रश्न जो है इस सीरीज में हम लोग धीरे धीरे पहुंच गए हैं। ऐसे देखते देखते हम लोग कितना आगे पहुंच जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। बार बार कह रहा हूं, डेट अगर नहीं आई है ठीक है, एक मन में ऊहापोह होगा, लेकिन डेट आने पर ही पढ़ाई शुरू करना, ये स्ट्रेटजी गलत है। रोज पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, रोज 5-6 घंटा पढ़ते रहो। 5-6 घंटा पढ़ना कुछ नहीं होता है। एक सब्जेक्ट तुम उठा करके अगर पढ़ने बैठ जाओगे तो 1-2 घंटा पता नहीं लगता। 2 से 3 सब्जेक्ट अगर डेली नहीं पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ रहे हो, क्योंकि तुम्हें बार बार कह रहा हूँ जी के जीएस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना रिवीजन रखोगे, जितना कॉन्टेंट उसे टच में रहोगे, उतना ही ज़्यादा फायदा करेगा। तुम हिस्ट्री पढ़ लो, 2 महीना बंद कर दो किताब, फिर 2 महीना बाद लौट करके आओ, तुम्हें लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। इस गलती को मत करो। बार बार कहता हूँ, स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए। मेहनत सब करते हैं, किताब सबके पास है, पेपर सब देते हैं, फॉर्म सब भरते हैं, फॉर्म का फीस सबका होता है। तो सब कुछ के बीच तुम्हें कुछ ऐसा करना जो तुम्हें दूसरों से अलग करे, वो है कॉन्टिन्यूटी, पेशेंस। ठीक है, और रिवीजन। मैंने इसीलिए एक वीडियो स्पेशली बनाया जहाँ 6 पॉइंट्स को मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ, उस चीज़ को आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए इस साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आप सभी से, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों को शेयर करो यार। देखो आपके शेयर करने से दोस्तों को अच्छी चीज़ें मिलेंगी, और साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि मैं दिल से पढ़ाता हूँ, मैं सच्चे मन से मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो शेयर करो ना। अगर जब सब इतनी अच्छाई हैं तो आपके शेयर करने से ही और अच्छा होगा ना। ओके, बाय बाय, टाटा, सी।